हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेराकी यूट्यूब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के 10 एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिसंबर 2019 के पेपर से। ठीक है, तो उसमें हम आज सॉल्व करेंगे और इनको एनालाइज करेंगे कि ये जो आज के क्वेश्चंस हैं वो किन किन टॉपिक से लिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ पेपर 2, दैट इज द सब्जेक्ट पेपर, द पेपर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो कैसे करना है आपको ऑलरेडी पता ही है, हम 2 वीडियोस ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। पहले आपने खुद कोशिश करनी है और उसके बाद आपने आंसर एंड एक्सप्लेनेशन देखनी है। Now the first question for today, that is question number 21, is which one of the following report of the second ARC or Administrative Reform Commission is not correctly matched? तो एक तरफ आपको रिपोर्ट्स के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको रिपोर्ट्स के नंबर दिए हुए हैं। हमने देखना है कि कौन सी करेक्टली मैच नहीं है, उसका नंबर मैच नहीं करता नेम से। सो ऑप्शंस आर फर्स्ट स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 15th रिपोर्ट, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन 10th रिपोर्ट, local governance 6th report, and strengthening financial management system 14th report. Right, तो factual based question है. The question is from unit 9 governance and good governance and the topic is administrative reforms. तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये रिपोर्ट्स के नाम और उनके नंबर्स याद करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 12th रिपोर्ट है हमारी, और 10th रिपोर्ट जो है इट डील्स विद पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, तो जो सेकेंड ARC था हमारा वो कब अपॉइंट हुआ था? इट वॉज अपॉइंटेड इन 2005 और इसको हेड कर रहे थे वीरप्पा मोइली। ठीक है, श्री वीरप्पा मोइली इसको हेड कर रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था ताकि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है हम उसका इंडिया का उसको ठीक कर सकें और उसमें इम्प्रोवाइजेशन लेके आ सकें। ठीक है, फर्स्ट ARC कब अपॉइंट हुआ था? फर्स्ट ARC जो था हमारा वो अपॉइंट हुआ था 1966 के अंदर और उसको हेड किया था मोरारजी देसाई ने। तो अब ये जो 15 रिपोर्ट्स हैं इनके नाम मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दिए हैं, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। The first report is RTI, Master Key to Good Governance. Second is Unlocking Human Capital, Entitlements and Governance. Third is Crisis Management. Fourth, Ethics and Governance. Fifth, Public Order. Sixth, Local Governance. ये ऑप्शन में भी हमें दी हुई थी। Seventh, Capacity Building for Conflict Resolution. Eighth, Combating Terrorism, Protecting by Righteousness. Ninth is Social Capital, A Shared Destiny. 10th, refurbishing of personal administration, scaling new heights. 11th, promoting e-governance, the smart way forward. 12th, citizen-centric administration. 13th, organizational structure of government of India. 14th, strengthening financial management systems, ये भी हमारा ऑप्शंस में था। And 15th, state and district administration, ये भी ऑप्शंस में था, followed by a summary. तो ये हमारे 15 रिपोर्ट्स हैं, इनके नाम हैं। मैंने इसमें जो की वर्ड्स हैं उनको बोल्ड कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है, और इन की वर्ड्स के थ्रू हम इनको याद कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस के थ्रू। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, मैच टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ पॉलिसीज विद रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स। तो एक तरफ आपको पॉलिसी की टाइप्स दी हुई हैं और उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ आपको इनको मैच करना है। द फर्स्ट इज टाइप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, बी रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, C protective regulatory policy and D is competitive regulatory policy। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि थियोडोर लोई थे हमारे, थियोडोर लोई उन्होंने कैटेगराइजेशन की थी पॉलिसीज़ की 3 कैटेगरीज में। ठीक है, कि उन्होंने कहा पब्लिक पॉलिसी को हम 3 तरीके से 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइप थी डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, दूसरी थी रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी और तीसरी थी हमारी रेगुलेटरी पॉलिसी। राइट, तीसरी क्या थी? रेगुलेटरी पॉलिसी। उसके बाद थिंकर्स थे रिप्ले एंड फ्रैंकलिन। उन्होंने रेगुलेटरी पॉलिसी को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी पॉलिसी एंड कॉम्पिटिटिव रेगुलेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर मेरी डिटेल्ड एक वीडियो है एक प्लेलिस्ट के अंदर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इफ़ यू वांट तो आप पूरी वीडियो भी देख सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दूंगी कि कितने टाइम से आपका जो है टाइप्स ऑफ पॉलिसी मैंने डिस्कस किया है। आप डायरेक्टली उस टाइम पर जाकर टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी को डिटेल में समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल्स क्या हैं?
promotion of civil rights for social minorities, licensing professions such as law or medicine, farm subsidies and unsafe consumer products. तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी होती है हमारी, वो होती है कोई अगर न्यू हमारा रिसोर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी होती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारा कोई रिसोर्स है, उसी को हमने रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब नया नहीं है। प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी पॉलिसी हमारी होती है जब हमने किसी चीज़ को, किसी बिजनेस को रेगुलेट करना होता है। उसकी जो सब कैटेगरी है प्रोटेक्टिव, वो होती है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि जो हमारी अब हमने प्राइवेटाइजेशन रखी है, ठीक है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट ना बन रहा हो जिससे कंज्यूमर्स को कोई नुकसान हो या वो अनसेफ हो। और कॉम्पिटिटिव रेगुलेटरी पॉलिसी होती है किसी भी बिजनेस में, किसी भी फील्ड के अंदर कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे कंपटीशन को रेगुलेट करती है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। प्रमोशन ऑफ सिविल राइट्स फॉर सोशल माइनॉरिटीज। अब जो सिविल राइट्स है वो न्यू तो है नहीं, पहले भी लोगों को मिल रहे हैं, पर यहाँ पे हम दे रहे हैं किसको, सोशल माइनॉरिटीज को। सेकेंड है लाइसेंसिंग प्रोफेशन सच एज लॉ और मेडिसिन। फार्म सब्सिडीज। अब फार्म सब्सिडीज जो है वो हम किसको दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप को दे रहे हैं, फार्मर्स को दे रहे हैं। सब्सिडी हमारा एक न्यू रिसोर्स है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ए का हमारा आ जाएगा 3 फार्म सब्सिडीज। रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी में आ जाएगा 1 प्रमोशन ऑफ सिविल राइट्स, क्योंकि सिविल राइट्स ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं कि किसी को सिविल राइट्स नहीं मिली हुई। थर्ड है प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी पॉलिसी, ये आ जाएगा हमारा अनसेफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सी का आ जाएगा 4 एंड डी का आ जाएगा कॉम्पिटिटिव रेगुलेटरी पॉलिसी जो है 2 लाइसेंसिंग प्रोफेशन सच एज लॉ और मेडिसिन। तो आप लाइसेंस देकर रेगुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, पब्लिक पॉलिसी का क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी नॉट मेंशन स्पेसिफिकली। अब जो सिलेबस है उसमें ना टाइप्स स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, सिलेबस के अंदर मेंशन है नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक पॉलिसी या मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं तो टाइप इनके अंदर अपने आप ही आ जाते हैं। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। Which of the following administrative level is called as the nerve center of the state administration? Keywords क्या हैं, state administration and nerve center. Nerve center क्या होता है, जहाँ से सारी important activities को manage किया जाता है, control किया जाता है। तो state level पर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से सारी state की activities manage और control होती हैं? Options: state secretariat, state directorate, divisional commissioner and district collectorate. क्वेश्चन कहाँ से है, क्वेश्चन है यूनिट 4 से, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक है स्टेट सेक्रेटेरिएट। तो ऑब्वियसली इसका आंसर है स्टेट सेक्रेटेरिएट। स्टेट सेक्रेटेरिएट कैसे है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट वो जगह होती है जहाँ पे सारे ऑफिसर्स होते हैं, सारा फाइल वर्क होता है, सारे ऑफिसर्स वहाँ बैठते हैं और वहीं से सारा जो कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट का काम है किया जाता है। स्टेट डायरेक्टरेट का होता है, डायरेक्टरेट होता है हमारी वो एजेंसी जो इम्प्लीमेंट करती है, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करती है। इसके अंदर हमारे फील्ड ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, अटैच्ड ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जगह नहीं होती है। डिविजनल कमिश्नर, ये तो डिविजनल लेवल पे बात हो गई, और हम बात किस पे कर रहे थे, हम स्टेट लेवल की बात कर रहे थे। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट जो डीसी का ऑफिस है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात हो गई, हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 1 स्टेट सेक्रेटेरिएट। Now coming to the next question, which of the following is not a method of ministerial control over public enterprises? इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं है पब्लिक एंटरप्राइजेस को कंट्रोल करने का, किसके द्वारा, मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया है, क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। टॉपिक क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेस, इसका मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनॉमी। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है पॉलिसी डायरेक्शन। अब क्या एक मिनिस्टर पॉलिसी डायरेक्शन करता है, यस करता है। पॉलिसी बनाने का और पॉलिसी डायरेक्शन तो हमें मिनिस्टर्स के द्वारा ही मिलती है। सेकंड, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑन गवर्निंग बोर्ड्स। तो क्या मिनिस्टर जो है बोर्ड पे मेंबर्स की अपॉइंटमेंट को कंट्रोल कर सकता है, अपॉइंटमेंट में इसका हाथ होता है, ऑब्वियसली होता है, ठीक है। मिनिस्टर्स के हाथ में बहुत अपॉइंटमेंट की पावर्स होती हैं। थर्ड, डिस्कशन ऑन एनुअल एंड अदर रिपोर्ट्स, मे बी, वी आर नॉट श्योर। फोर्थ, एक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन एंड इवैल्यूएशन। ऑब्वियसली जो भी काम हो रहा है तो हमें मिनिस्टर्स को रिपोर्ट करना पड़ता है, मिनिस्टर्स इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या क्या काम हुआ, बिकॉज मिनिस्टर्स आर द पीपल हु आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पब्लिक। तो ये भी पक्का ठीक है, ये भी पक्का ठीक है, ये भी पक्का ठीक है। रह क्या गया, ऑप्शन नंबर 3, डिस्कशन ऑन एनुअल एंड अदर रिपोर्ट्स। डिस्कस करने में मतलब उनको नहीं मिल, तब तक वो डिस्कस नहीं करते जब तक कोई वहाँ पे कोई मुद्दा ना हो इंपॉर्टेंट पब्लिक से रिलेटेड, तो वो डिस्कशन क्यों करेंगे, वो बाकी लोगों का काम है। उनका काम है
की इन्फॉर्मेशन ले, ताकि अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो बाकी वो इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड कर सके पार्लियामेंट के अंदर या भी जो भी असेंबली है उसके अंदर। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वायलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स अंडरमाइंस अथॉरिटी, jeopardizes discipline, disturbs order and threatens stability in an organization। क्वेश्चन कहाँ से है? यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टली स्टेटमेंट उठाई गई है, ये हेनरी फ्यूल की स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि अगर ये वाला जो प्रिंसिपल है, जो हमारा आंसर है, उसको हम नहीं मानेंगे तो उससे अथॉरिटी अंडरमाइन होगी, डिसिप्लिन खराब हो जाएगा, जियोपार्डाइज हो जाएगा, और ऑर्डर जो है वहाँ का डिस्टर्ब, अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अनस्टेबल हो सकती है। ऑप्शन है स्पैन ऑफ कंट्रोल, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड एंड फोर्थ इज कोऑर्डिनेशन। तो इसका आंसर है 3, यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये स्टेटमेंट किसकी है? हेनरी फ्यूल की स्टेटमेंट है, डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, जिसको हम BPR कहते हैं शॉर्ट में, एम्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है? क्वेश्चन है यूनिट 9, जो न्यू यूनिट डला था हमारे न्यू सिलेबस के अंदर, यूनिट 9 गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। टॉपिक उसमें डायरेक्ट दे रखा है BPR और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ठीक है जी, ऑप्शंस क्या हैं? इम्प्रूवमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस, कटिंग ऑफ ऑपरेशन कॉस्ट्स, बिकमिंग वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर्स एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्शन। अब नाम से देखिए, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, तो बिजनेस का जो प्रोसेस है, बिजनेस करने का जो तरीका है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, स्टेप्स है, उनको हम री इंजीनियर कर रहे हैं, दोबारा से डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये एक कंसेप्ट है जो 1990s के अंदर हमारा एमर्ज हुआ दोबारा से, जिसके अंदर हमने देखा कि री इंजीनियर किया अपने काम को, बिजनेस को, किस बेसिस पे कि क्लाइंट की सर्विसेज क्या है, कस्टमर को क्या काम चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, और इन सबको मैच करके हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन है, उसको दोबारा डिफाइन करते हैं और प्रोसेस को दोबारा से डिज़ाइन करते हैं। ये मैं आपको ब्रॉडली बता रही हूँ, ठीक है, एक ओवरव्यू आइडिया दे रही हूँ कि BPR क्या है। जो आपको नाम से लग रहा है बिल्कुल वही है BPR। तो अब ऑप्शंस देखते हैं, ऐसा करने से क्या इंप्रूवमेंट ऑफ कस्टमर सर्विस होगी? यस, ऑब्वियसली उसी को हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन कॉस्ट है वो कम होगी, तो अगर आप एफिशिएंसी लेके आएंगे तो ऑपरेशन कॉस्ट तो ऑब्वियसली कट होगी ही होगी। वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटिटर्स बनेंगे, हाँ, अगर आप एक चेंजिंग टाइम्स को देखकर अपने आप को री इंजीनियर कर रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, तो आप बेस्ट कॉम्पिटिटर्स में भी आएंगे, और यही एक एम है कि हम इंजीनियरिंग क्यों री इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं। फोर्थ, प्रोडक्शन इंप्रूव हो गई, तो ऑब्वियसली जब हम इन सब सारा काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी लेके आ रहे हैं, इफेक्टिवनेस लेके आ रहे हैं, तो प्रोडक्शन तो इंप्रूव होगी ही होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 A, B, C एंड D। तो ये कि सारे के सारे जो हैं ये हमारे एम्स हैं किसके? BPR के, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। न्यू टॉपिक है किसके अंदर? यूनिट 9 गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस के अंदर। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप स्मार्ट गेस मारकर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है? It expresses the frequency of the occurrence of a given event। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी क्या बताती है कि कितनी बार एक इवेंट अकर हो रहा है, राइट? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये है, ठीक है। इट इज फंडामेंटल टू ऑल काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेसेस। तो क्या जितनी भी सैम्पलिंग है सबके अंदर हम प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखते हैं? लेट्स सी। थर्ड है इट इज़ एसेंशियली अ मैथमेटिकल वन। तो हमें पता ही है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैथमेटिक्स का यूज़ करके हम एक इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं वो देख रहे हैं, तो ये तो सही है। फोर्थ, इट रेफर्स टू द लाइकलीहुड दैट अ गिवन स्टेटमेंट मे और मे नॉट बी अ ट्रू स्टेटमेंट। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही ये है कि संभावना होना, लाइकलीहुड। तो एक स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट सही नहीं है, इसकी संभावना हम देख रहे हैं, तो ये भी प्रोबेबिलिटी के अंदर आ गया, ये सही है। तो गलत कौन सा है? गलत है हमारा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। इट इज़ फंडामेंटल टू ऑल काइंड्स ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेसेस। जब हम सैम्पलिंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ सैम्पलिंग है जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और कुछ है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। तो दो बेसिक टाइप्स ऑफ टेक्निक्स है सैम्पलिंग की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? यूनिट 10 रिसर्च मेथडोलॉजी। टॉपिक है सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। आंसर क्या हो गया हमारा? स्टेटमेंट नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which one of the following research techniques includes the most casual, uncontrolled experiences as well as the most exact film records of laboratory experimentation? अब हम इसमें कीवर्ड्स देखते हैं, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कौन सी रिसर्च टेक्निक, तो बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से, रिसर्च टेक्निक से है। क्या देख रहा है, अनकंट्रोल्ड एक्सपीरियंसेस कहाँ हो सकते हैं, कैजुअल एक्सपीरियंसेस कहाँ हो सकते हैं, और बहुत बिल्कुल एग्जैक्टली रिकॉर्डिंग हो, जो चीज़ हो रहा है उसी को हम रिकॉर्ड करें। तो इन चारों में से कौन सी ऐसे ऑप्शन है, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कैजुअल है, अनकंट्रोल्ड है, और जो हो रहा है एग्जैक्टली वो हमें मिल रहा है, मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं कर पा रहे हैं। नंबर 1 सर्वे। सर्वे क्या कैजुअल होता है? नहीं, कैजुअल नहीं होता है, उसको हम डिज़ाइन करते हैं, हम क्वेश्चंस बनाते हैं उसके अंदर। अनकंट्रोल्ड भी नहीं होता है, हम कंट्रोल करते हैं सर्वे को, ठीक है। सेकेंड है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन कैजुअल होती है, हो सकती है। अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं, हो सकता है हम पूछने कुछ और गए हों और हम वहाँ जाके हो ही कुछ और रहा हो, ठीक है, एक्सपीरियंस कुछ और करें, हमारे हिसाब से जो हमारा जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो रिप्लाई ना दे, या जो हमने सोचा हो बिल्कुल उसके अपोजिट रिजल्ट निकल के आए, हो सकता है। और जो भी होगा, चाहे वो एक्सपेक्टेड है चाहे वो एक्सपेक्टेड नहीं है, एग्जैक्टली हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैनिपुलेशन नहीं है किसके अंदर, ऑब्जर्वेशन के अंदर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है जो तीनों हमारी जो कंडीशंस हैं उसको सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड इज इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर आप कैजुअल नहीं होते हो, नंबर 1, ज़्यादातर फॉर्मल होते हैं इंटरव्यू, और अगर कैजुअल भी है तो कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, और आंसर्स को भी हम कुछ हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर किसी को पता है कि हम उनका इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो अपने आंसर्स को मैनिपुलेट कर सकता है। फोर्थ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में हम कंट्रोल करते हैं वेरिएबल्स को। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन कहाँ से आया था, रिसर्च मेथडोलॉजी यूनिट 10 मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन से ये हमारा क्वेश्चन है। ये सारे मेथड्स हैं डेटा कलेक्शन के, एंड आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 2। 29th question, which constitutional amendment act has empowered the governor to nominate Anglo-Indian in certain state legislative assembly? क्वेश्चन कहाँ से है, यूनिट 4 स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक है गवर्नर रोल एंड फंक्शंस। तो इनमें से कौन सी अमेंडमेंट थी जिसमें गवर्नर को एम्पावर किया गया कि वो एक एंग्लो एंड इंडियन को नॉमिनेट कर सके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में? तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जब आप गवर्नर की पावर्स पढ़ोगे, आपने वहाँ से पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाना चाहिए। नंबर 1 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सेकेंड 22nd, थर्ड 23rd, एंड फोर्थ इज 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ, आंसर इज 3 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अब यहाँ पे मैं थोड़े बाकी आपको जो अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में बता देती हूँ। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो अमेंडमेंट थी वो 1967 के अंदर आई, ठीक है, और इसने क्या करा, 8th जो हमारा शेड्यूल है विच डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेजेस, उसको अमेंड किया था, और सिंधी लैंग्वेज जो थी, सिंधी लैंग्वेज उसको उसमें ऐड किया। सिंधी लैंग्वेज को ऐड करने के बाद हमारा नंबर ऑफ जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो 15 हो गया। उसके बाद भी कई अमेंडमेंट्स हुई हैं, एंड प्रेजेंटली कितनी हमारी लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल के अंदर, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, राइट। सेकेंड जो है हमारा सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आया हमारा 1969 में, और इसके अंदर ये असम से डील करता था। असम के अंदर एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाने की बात की गई थी, ठीक है। 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने अभी देखा कि इसमें गवर्नर को एम्पावर किया गया कि वो एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सकें। अब हुआ क्या, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें रिजर्वेशन की हमने एक पॉलिसी दी गई थी कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाएंगी फॉर अ इनिशियल पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। तो ये 20 ईयर्स के लिए वैलिड था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया 1950 में, 1950 के में, तो अगर हम 20 साल करें तो कितना हो गया, 1970 तक हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से देखा जाना था, तो 1969 के अंदर कहा गया कि इन प्रोविजंस को फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के लिए हम कंटिन्यू करेंगे। प्लस जो गवर्नर के पास पावर थी एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करने की, उसका नंबर फिक्स कर दिया गया कि ऐसा नहीं है कि आप जितने भी एंग्लो इंडियंस को उनके लिए सीट रिजर्व कर सकते हो, आप एक ही एंग्लो इंडियन के लिए सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो जो नंबर था एंग्लो इंडियन के लिए वो एक कर दिया गया, किसमें, 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, राइट। एंड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये कब आया,
बहुत ही फेमस है ये हमारा एक्ट, 1970 के अंदर आया, 1971, ये बहुत गंदा हो गया एक मिनट। तो जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आया हमारा 1971 के अंदर, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेके आई थी, और इसके अंदर उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर भी अपने अंदर कर ली थी, मतलब वो सारा फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते थे। प्लस जो एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके लिए कंपल्सरी हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को हाँ करना, ठीक है, उस पर साइन करना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो बिल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बने हैं, ठीक है, प्रोविजंस को अमेंड करेंगे, तो उसको असेंट देना कंपल्सरी हो गया प्रेसिडेंट को, किससे? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, 1971 के अंदर आई थी। ठीक है, तो ये हमारी थी 4 अमेंडमेंट एक्ट जो हमने आज थोड़े से डिस्कस कर लिए। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज chronologically arrange the timing of the following acts or committees or commissions during British period in India। अब ये कुछ एक्ट्स हैं, इनको क्रोनोलॉजी के बेसिस पे हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? रेगुलेटिंग एक्ट, रॉयल कमीशन, मैकॉले कमेटी एंड एटिसन कमीशन। तो अगर आपने इनको पढ़ा हो तो ये सारे किससे डील कर रहे हैं? सिविल सर्विसेज से बेसिकली हमारे डील कर रहे हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आया था 1773 के अंदर। रॉयल कमीशन हमारा आया था, रॉयल कमीशन क्या है? जिसको हम इस्लिंगटन कमीशन कहते हैं। तो रॉयल कमीशन एंड इस्लिंगटन कमीशन आर द सेम थिंग। ये आया था हमारा 1912 के अंदर, ठीक है। मैकॉले कमेटी आई थी हमारी 1854 के अंदर, 1854। और एटिसन कमीशन हमारा आया था 1886 के अंदर, 1886 के अंदर। तो इसके बेसिस पे हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सा आया? ए, रेगुलेटिंग एक्ट, तो एक इसमें है इन दोनों में। उसके बाद हमारा कौन सा आया? मैकॉले कमेटी, और मैकॉले कमेटी है सी, तो दोनों के अंदर ए सी है। उसके बाद हमारा कौन सा आया? एटिसन कमीशन विच इज डी, तो हो गया हमारा ऑप्शन 2। और लास्ट में हमारा है रॉयल कमीशन और इस्लिंगटन कमीशन। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। जैसे सिविल सर्विसेज की जो कमेटीज है इनमें से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आया था? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 3, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश पीरियड, या फिर हम इसको सिविल सर्विसेज से भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिविल सर्विसेज हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, आई थिंक यूनिट 1 के अंदर है। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता था, एंड आंसर इज आंसर नंबर 2। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आपने मेरे को बताना है आपका स्कोर कितना बना, आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। और अगर अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपको और अच्छी वीडियोस बना के दूँ। अब हम इनको एनालाइज करते हैं, जो आज के 10 क्वेश्चन हैं। तो जो आज हमने 10 क्वेश्चन करे उसमें से यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से आया एक क्वेश्चन, थॉट में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से एक क्वेश्चन, स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से 2 क्वेश्चन। कल की वीडियो में भी इसमें से 4 क्वेश्चन आए थे, तो एक इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता लग रहा है। कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से एक क्वेश्चन आया, कल भी एक क्वेश्चन आया था। सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, पब्लिक पॉलिसी से एक क्वेश्चन है, और गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस जो कि न्यू यूनिट है उससे 2 क्वेश्चन हैं, और रिसर्च मेथोडोलॉजी से 2 क्वेश्चन हैं। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे 10 क्वेश्चन आज के हो गए। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम फिर से कल मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।